Myself Prashant Singh. Today we start class 10 geography first lesson, resources and development. In the first video we defined the definition of resources and the classification of resources. Classification of resources में हमने दो classification देखी थी, on the basis of origin and on the basis of exhaustibility. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमने ये देखा था बायोटिक एंड अबायोटिक दो तरह के क्लासिफिकेशन होती है, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में हमने ये देखा था कि रेनेबल एंड नॉन रेनेबल दो क्लासिफिकेशन होता है। अब तीसरी की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या होती है भाई? ओनरशिप में चार कैटेगरीज आती है, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। पहली बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में फर्स्ट जो थिंग्स आती है इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स वो रिसोर्सेज आते हैं जो कि ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, यानी किसी इंडिविजुअल्स का उस पर अधिकार होता है, किसी इंडिविजुअल्स की वो ओन्ड प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हाउस हो गया या फिर लैंड हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में आती हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल रिसोर्सेज की कैटेगरीज में आती हैं। सेकेंड चीज़ आती है कम्युनिटी ओन, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कि एसेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटीज़, जिसपे पूरे कम्युनिटीज़ का अधिकार हो, पूरे समुदाय का या पूरे समूह का अधिकार हो, उसको हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, वेल्स हो गया, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड्स हो गया, ये सारी कैटेगरीज आती है आपकी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। थर्ड जो कैटेगरीज आती है वो है नेशनल की। नेशनल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो कि पूरे नेशन से बिलोंग करते हैं। ये देख रहे हैं इंडिया का मैप, यानी इंडिया का जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सारे ऑल बिलोंग टू द नेशन, ये सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं आपके, है ना। और नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत इसमें जो गवर्नमेंट है हैव द लीगल पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट को पूरे अथॉरिटीज़ है, लीगल पावर है कि वो प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, ठीक है, पब्लिक गुड्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करती है भाई? ये क्या करती है, आपके लैंड को एक्वायर करती है, आपकी ज़मीन को यूज़ के लिए, पर्पज़ के लिए उसको एक्वायर करती है, उस पर रोड, कैनल्स, रेलवे लाइंस वगैरह मैन्युफैक्चर्ड करती है। तो ये सारी कैटेगरीज जो आती है वो नेशनल के अंतर्गत आती है, यानी द रिसोर्सेज विच आर बिलोंग टू द नेशन, होल नेशन इज कंसिडर्ड एज नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। एक और चीज़ इसमें आती है, एक आता है इसमें ओशन एरिया का, ठीक है। कुछ ओशन एरियाज आपके हैं जो कि नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। ये देख रहे हैं, ये आपका साउथर्न पोर्शन है इंडियन ओशन का, है ना। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, ये जो पोर्शन है ये आपका इंडियन ओशन में है, दीज आर कॉल्ड द पेनिनसुला। ये जो पेनिनसुला है यहाँ पे कोस्टल लाइन जो आपकी है 12 नॉटिकल मील्स की, 12 नॉटिकल मील, ये जो इलाका 12 नॉटिकल मील्स का है, एक नॉटिकल मील में करीबन 1.9 किलोमीटर के आसपास होते हैं, तो 12 नॉटिकल मील्स में करीबन 22.2 किलोमीटर्स का, यानी सी शोर से 22.2 किलोमीटर तक का एरिया जो आता है वो नेशन के अंतर्गत आता है, नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज का वो ओशन का वो इलाका आता है जो कि 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत आता है। जैसे कि बॉम्बे हाई का ले लीजिए, बॉम्बे हाई जो है वहाँ से पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो नेशनल एक्वायर्ड लैंड के अंतर्गत आता है। वो ओशन एरिया जो है वो नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है, वहाँ से इंडिया जो है एक्सट्रैक्ट करता है पेट्रोलियम का। अब दूसरी बात, चौथी बात आती है इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल वो रिसोर्सेज होते हैं, द इंटरनेशनल रिसोर्सेज टू रेगुलेट दीज रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कि इंडिविजुअल्स ना हो, कम्युनिटी ओन ना हो, नेशन के ना हो, वो आते हैं इंटरनेशनल
के इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। उस पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को का पूरा अधिकार होता है, उसको रेगुलेट करने का अधिकार किसका होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। इसमें भी एक कैटेगरीज डिफाइन की गई है ओशियन रेंज की। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 12 नॉटिकल मील्स तक का एरिया जो हमने डिफाइन किया था वो नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। लेकिन ये 12 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील का जो एरिया है ये आता है EEZ, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो एरिया है ये नेशन के अंतर्गत आता है। इसमें नेशन जो है एक्वायर्ड कर सकता है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है, ये पूरा अधिकार क्षेत्र में आता है इसके, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड दिस, अगर इसके हम परे जाते हैं, 200 नॉटिकल मील से आगे जाते हैं, यानी 300 नॉटिकल मील जाते हैं, 300 नॉटिकल मील या 350 नॉटिकल मील या 400 नॉटिकल मील, तो ये जो इलाका आता है ये इलाका पे किसी का अधिकार नहीं होता और ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। यानी ये जो रिसोर्सेज है जो कि 200 नॉटिकल मील से बियॉन्ड है, ये जो रिसोर्सेज आता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। और इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कब हो सकता है? यहाँ पे कोई भी कंट्रीज उसका यूटिलाइज नहीं कर सकता, नो राइट टू यूटिलाइज, ठीक है, विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बिना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कंकरेंस के हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कैटेगरीज आपकी हो गई बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में हमने देखा 4 कैटेगरीज हमने डिफाइन की, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन, नेशनल और इंटरनेशनल। चारों चीज़ को हमने डिफाइन कर लिया। अब चौथा पोर्शन आता है। चौथे पोर्शन में ये जो कैटेगरीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई कि किस तरीके की कैटेगरीज हमारी आएंगी? इस पर 4 कैटेगरीज हम डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है। तो हमने समझने के लिए 3 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया है। पहला तो एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है विलिंगनेस टू यूज, और तीसरा हमने वो शो किया है कि एबल टू यूटिलाइज, है ना। इन 3 फीचर के आधार पर हम देखेंगे कि क्या पोटेंशियल क्या होता है, क्या डेवलप्ड होता है, क्या स्टॉक होता है और क्या रिजर्व होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू द 4 ग्रुप, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, है ना। तो फर्स्ट फीचर आपकी बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल दोज रिसोर्सेज, पहली चीज कि ऐसे रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी दोज रिसोर्सेज विच अवेलेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज आती है विलिंगनेस टू यूज, हमारी इच्छा है कि नहीं, हम उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये भी चीज है कि हमारी विलिंगनेस भी है भाई उस रिसोर्सेज का यूज करने की। और तीसरी कैटेगरी आती है एबल टू यूटिलाइज, हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो कंडीशन आता है वो नो का आता है। यानी हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की? द रिसोर्सेज which are availability with the help of which availability with the help of technologies and willingness to use and not able to utilize, ठीक है, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो जो कैटेगरीज आएगी वो पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आएगी। जैसे कि विंड एंड सोलर एनर्जी का ले लीजिए। जो विंड एंड सोलर एनर्जी आप वेस्टर्न साइड में आप जाएंगे तो लॉट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी हमारे पास है। गुजरात और राजस्थान का बेल्ट जो है वो पूरी तरह से सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी वहाँ पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल लगा के हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। विलिंगनेस भी हमारे पास है, हम उसका हमारी इच्छा भी है उसको यूज़ करने की, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि हम टोटल जो सोलर हमारे पास आ रहा है या टोटल विंड एनर्जी हमारे पास हमारी कंट्री एब्जॉर्ब कर रही है, वो सारे रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ये जो कैटेगरीज आती है आपकी किसकी आती है? पोटेंशियल रिसोर्सेज की आती है। सेकेंड जो इसकी कैटेगरीज डिफाइन की गई है वो डेवलप्ड की गई है। डेवलप्ड में क्या होता है भाई? डेवलप्ड में हमारे पास अवेलेबिलिटी भी है, उसकी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि विलिंगनेस भी है, हम एबल भी हैं, उसकी इच्छा भी हमारी है उसकी यूज़ करने की। और सबसे बड़ी चीज़ कि एबल टू यूटिलाइज, हम उसका एबल भी यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं।
है ना। तो डेफिनेशन आपकी क्या बनेगी कि दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विलिंगनेस टू यूज एंड एबल टू यूटिलाइज, हम उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमको पता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि हम उसका यूज कर रहे हैं वो भी फेसिबल तरीके से कर रहे हैं। अभी आपने रिसोर्सेज की डिफिनीशन बढ़ी थी कि फेसिबल, एक फिनोमिना आपका आया था कि फेसिबल होना चाहिए। फेसिबल का मतलब क्या हुआ कि हमारा ज़्यादा लॉस ना हो, यानी क्या कह सकते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों करीब करीब इक्वल हो, यानी जितना हम इनपुट में लगा रहे हैं करीब करीब उतना आउटपुट हमारा निकल जाए, वो हमारा फेसिबल के अंतर्गत आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करने में करोड़ों रुपए लगाए और आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 50,000 या 1 लाख का हो रहा है, तो इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ, तो ये फेसिबल नहीं हुआ। फेसिबल का मतलब हुआ कि इनपुट और आउटपुट करीबन इक्वल हो, उसको हम फेसिबल बोलेंगे। तो ये कैटेगरीज आपकी आएगी डेवलप्ड में आएगी, कि डेवलप्ड में हमने ये डेफिनेशन देखी कि डेवलप्ड रिसोर्सेज और those resources which are availability with the help of technology and the willingness to use and able to utilize its quality and quantity be known, and सबसे बड़ी क्वालिटी की फेसिबल भी है ना। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल्स का दे सकते हैं, पेट्रोलियम वगैरह दे सकते हैं कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरीज आती है स्टॉक की। हम स्टॉक किसे कहेंगे भाई, स्टॉक के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सट्रैक्ट करने की। विलिंगनेस है, हमारी इच्छा है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएं, और एबल टू यूटिलाइज, हम उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी, स्टॉक आर दोज रिसोर्सेज विच availability of with the help of technology is not available, willingness to use, इच्छा है बट नॉट एबल टू यूटिलाइज, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि H2O को ही ले लीजिए, पानी आपका है, हमको अच्छी तरह पता है कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मिला करके हम पानी बना लेंगे, लेकिन केमिकल जो नेचर प्रोवाइड कराता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास है H2O का, वही हम प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं। ये केमिकल तरीके से हम H2O का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, फेसिबल नहीं है। यानी इसमें हम बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे, आउटपुट हमको उतना नहीं मिलने वाला, तो ये क्या है, नॉट फेसिबल, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनी कि दोज रिसोर्सेज विच आर एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल, विलिंगनेस टू यूज बट नॉट एबल टू यूटिलाइज इज कंसीडर्ड एज स्टॉक, ठीक है। एग्जाम्पल में हम H2O का दे दिए। अगली कैटेगरीज आती है रिजर्व की। रिजर्व रिसोर्सेज क्या है भाई, तो रिजर्व रिसोर्सेज के बारे में पहली चीज हम देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन अवेलेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है भाई, हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, हम उसको एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज विलिंगनेस टू यूज, हमारी इच्छा यहाँ पे विलिंगनेस नहीं है, यानी हम उसका उपयोग करना नहीं चाहते, उसको रिजर्व रखना चाहते हैं, ठीक है। इन द फ्यूचर, भविष्य के लिए हम उसको क्या रखना चाहते हैं, रिजर्व रखना चाहते हैं। और अगली कंडीशन आती है एबल टू यूटिलाइज, हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, कि हम फ्यूचर में उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि हाइडल पावर का आप ले लीजिए, जो जल पानी से जो बिजली तैयार होती है, उसको हम ले सकते हैं कि गवर्नमेंट, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है बहुत सारे डैम्स बनाती है, लॉट ऑफ डैम्स, लेकिन सारे डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है नहीं, कुछ डैम को रिजर्व रखा गया है कि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनके पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या बनी है आपकी रिजर्व की, तो दोज रिसोर्सेज विच अवेलेबिलिटी ऑफ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल बट विलिंगनेस, और विलिंगनेस इज नॉट यूज, हमारी विलिंगनेस क्या है कि उसको यूज करने की नहीं है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी आती है कि एबल टू यूटिलाइज, हम एबल नहीं है, उसको यूटिलाइज करने के एबल नहीं है, हम उसको रिजर्व रखना चाहते हैं इन फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। उसमें हम हाइडल पावर को दे सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं क्या, लिमिटेड रूप में कर रहे हैं, यानी ये जो हाइडल पावर आ रही है इसका यूज हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड रूप में कर रहे हैं, और इसको प्रिजर्व रख रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए,
ताकि जो भविष्य में हम उसका यूज़ कर सकें, ये कैटेगरीज आती है आपकी रिजर्व में आती है। अब ये क्लासिफिकेशन आता है, आपको फुल एक्सप्लेनेशन में भी आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और एक चीज़ कभी कभी डिस्टिंग्विश करके पूछा जाता है, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो फिर हम इस तीनों कैटेगरीज के आधार पर हमने क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका डेवलप्ड स्टॉक के बीच में पूछता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेवलप्ड एंड स्टॉक रिसोर्सेज, या कभी कभी रिजर्व और पोटेंशियल के बारे में पूछता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल एंड रिजर्व, और फिर कभी रिजर्व और स्टॉक के बीच में डिस्टिंग्विश पूछता है। तो इस सारे आधार पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अगर ये फंडा हमारा क्लियर होगा। एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस टू यूज एंड एबल टू यूटिलाइज, ठीक है। इस कैटेगरीज पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।